हेलो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अब हम करने वाले हैं आज मैथमेटिक्स का सेट 4 और आज भी हम करेंगे सेक्शन ए एंड बी। पहले हम क्या कर रहे हैं, सारे सेट का ए एंड बी पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, फिर हम बात आएंगे लास्ट में सेक्शन सी की बात करेंगे, जिसमें हमें सारे सेट यानी 1 से लेकर 5 तक का हम सेट सी करेंगे। क्योंकि उसके क्वेश्चन वो थोड़े लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं, इसलिए उसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए उसका हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। सिमिलर हम फिजिक्स में भी ऐसा कर रहे हैं, फिजिक्स में भी वीडियो थोड़ा सेपरेट कर रहे हैं ताकि छोटा छोटा वीडियो बने, ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेट 4। तो बात करते हैं, हमारा आज का जो सेक्शन है वो हमारा सेट 4 का सेक्शन है, मैथमेटिक्स सेट 4, क्लास 12। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, मैथमेटिक्स होगा। और इस मैथमेटिक्स के टर्म 2 के लिए आपको टाइम मिलने वाला वो 1.5 घंटे का पेपर होने वाला है, और फुल मार्क्स होगा जो टर्म 2 का, वो आपका 40 मार्क्स का होगा। बात करते हैं हमारे पास जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस की बात करें, तो आज हम जो करने वाले हैं वो हमारा सेकंड पार्ट होगा, और यानी सेक्शन बी ए और सेक्शन बी पार्ट हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो अगर बात करें सेक्शन ए में थोड़ी सी, तो सेक्शन ए में आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और ये हो गया आपका सेक्शन बी। दोनों में आपको 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसमें सेक्शन ए पार्ट में आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा 2 मार्क्स, जबकि आप बात करो सेक्शन बी पर की बात करो, इसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा 3 मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इफ dy बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स इक्वल टू 4x³ प्लस 3x टू द पावर 4 है, सच दैट f2 की वैल्यू 0 है, देन फाइंड fx। देन बताओ fx की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, हमें क्या पता है, हमें डिफरेंशिएट दिया है, यानी कि अगर हम किसी फंक्शन को, फंक्शन fx को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें कौन सी वैल्यू मिली है, हमें वैल्यू मिली है 4x³ प्लस 3/x टू द पावर 4। ठीक है, हमें फाउंड करना है इस fx की वैल्यू। क्या करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वो फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, यानी इसे, इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब बात करते हैं इंटीग्रेट कैसे करें। तो इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होगा, किसको किसके रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, तो हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, है ना। तो किसके रेस्पेक्ट में भी करना है इंटीग्रेट, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लिए इसको हमने कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया dx के रेस्पेक्ट में। तो हमें राइट हैंड टर्म को भी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा 3x टू द पावर 4, और इसको करेंगे हम इंटीग्रेट ds के रिस्पेक्ट में। ये फंक्शन बन जाएगा हमारा सिंपल fx हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट क्या होता है, दूसरे एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा काम करता है। इस चीज को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो 4x³ का हो जाएगा 4x टू द पावर 4/4। ठीक है, और यहाँ पर आपका 3/x टू द पावर 4 था, है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा +3, तो पहले पहले से है, और x टू द पावर 4, यानी इसको आप लिख सकते हो x टू द पावर 4, 1/x टू द पावर 4 है। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -x³ -3x³। ठीक है, ये टर्म हो जाएगा हमारा -3x³। सिंपल सिंपल सा क्या है, यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन है, तो इसको आपको करना आना चाहिए, प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, चलो पहले यहाँ थोड़ा सा टर्म को थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी जो fx की वैल्यू आती है वो कितनी आती, वो x टू द पावर 4 होती, -1/x³ होता। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि बताओ, अब हमें क्या पर गिवन था कि इस fx की वैल्यू बतानी थी, प्लस सम कांस्टेंट c है। अब ये कांस्टेंट c है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो उसने कहा था कि अगर f की वैल्यू यानी x की वैल्यू 2 पुट करो तो fx की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, अगर fx हमारा आ गया यहाँ पर, जहाँ पर x है वहां पर हम 2 पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 4 -1/2 टू द पावर क्यूब। ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी c की वैल्यू आ जाएगी, यानी c की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर -2 टू द पावर 4 प्लस 1/2 क्यूब। सॉल्व कर लेते तो हो जाएगा -32। ठीक है, और यहाँ पर इस वैल्यू को सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1 + 1/8। ठीक है, 32 नहीं है, 16 है। ठीक है, 2 टू द पावर हो जाएगा हमारा 16। वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगा, इसका एलसीएम लेना, और बाकी इसको आप मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा -128 + 1। वैल्यू सॉल्व करोगे तो आ जाएगी -127/8। ठीक है, बस आपको क्या करना है, सिंपली चीजों को सॉल्व करना है, यानी यहाँ से आपकी सी की वैल्यू आ गई। देयरफॉर आपसे एफ की वैल्यू पूछी थी, तो एफ की वैल्यू क्या करनी है आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, यानी सी की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, -127/8। तो पुट करने के लिए क्या, यानी x टू द पावर 4 हमारा आया था, -1/x³ आया था, एंड माइनस सी की वैल्यू आ गई 127/8। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल फंक्शन। ठीक है, यानी एफ की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसमें हमसे डिग्री और ऑर्डर पूछा गया है। देखो, अब यहाँ अगर हमसे
ऑर्डर की बात करें तो आपने थोड़ा सा वीडियो जाके 1-2 में देखना, मैं वहाँ पर मैं 2-3 में थोड़ा सा एक जगह का आपको करेक्शन करना पड़ जाएगा। तो आपने जब वीडियो लगभग अगर 2 या 3 देखो तो वहाँ पर आप जरूर जाके मेरा कमेंट देख लेना, वहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करवाया है ना। चलो तो यहाँ पूछते हैं यहाँ पर ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर बात करते हैं कि कितना बार इसको हमने डिफरेंशिएट किया, इसको हमने n टाइम्स डिफरेंशिएट किया, तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, और हमेशा ऑर्डर निकलता है पॉलिनोमियल फंक्शन का, है ना, यानी कुछ फंक्शन जो y टू द पावर n ना, इसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो हमेशा इसी चीज का ऑर्डर होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, और डिग्री भी हमेशा इसी चीज की फाइंड आउट करनी होती है ना, अगर सिर्फ y टू द पावर n के टर्म में होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तभी हम उसका हम ऑर्डर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो 4 है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर 4। बात करते हैं डिग्री की, है ना। तो देखो ये जो पूरा फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये साइन साइन एक कैसा फंक्शन है, ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो क्या होगा, और उसके अंदर क्या है, वाई ट्रिपल डैश, यानी वाई का थर्ड डेरिवेटिव, यानी अगर, यानी अब ये कंप्लीट हमारा कोई पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, यानी इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। तो आप मेरा जो लेक्चर नंबर 2 ना, और लेक्चर नंबर सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 देखोगे, सेट ए एंड बी पार्ट का, तो वहां पर थोड़ा करेक्शन कर लेना, वहां पर आप जाके मेरा एक बार कमेंट चेक कर लेना ना, मैंने वहां पर कमेंट में थोड़ा सा करेक्शन करवाया है, उस चीज को अपना थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई जे और के। लेट सपोज तो ये अगर वेक्टर ए होता तो इसका नाम हम क्या लिखते, इसका लिखते आई प्लस जे प्लस 2 के। ठीक है, हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो इसके डायरेक्शन में हो, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी ए के डायरेक्शन में एक हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। तो कहते हैं इसका यानी फॉर्मूला क्या होता है, यानी यूनिट वेक्टर, है ना, अलोंग, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ अलोंग वेक्टर ए। तो वो यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसको लिखते हैं वेक्टर ए डिवाइड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए कितना हमारा, ये हो गया आई प्लस जे प्लस 2 के। ठीक है, देखो अगर आपको साफ साफ दिखता हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि हाँ सर आपकी मुझे दिखता सही है, समझ आता है ना, ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है। अगर समझ आता है तो जरूर लिखो सपोर्ट मिलता है या समझ आता है, तो कमेंट में कमेंट करना ना भूलें। चलो बात करते हैं, हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो आई का कोएफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर, जे के साथ कौन सा मल्टीप्लाई है 1 तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, के साथ कौन सा टर्म मल्टीप्लाई है 2 तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आई प्लस जे प्लस 2 के, और नीचे वाली सारी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी √6 आ जाएगी। ठीक है, तो पूछा था इसके अलोंग यूनिट वेक्टर ना, तो सबको क्या करना है, अलग अलग लिखना है ध्यान से। जब भी लिखते हैं ऊपर मत करके मत छोड़ देना, इनको अलग अलग लिख लेना, ताकि हमें दिखे कि हाँ ये 3 अलग अलग वेक्टर के डायरेक्शन है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, यानी यहाँ तक हो गया तो आपका आ जाएगा ये यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ए, यानी ए के दिशा में एक यूनिट वेक्टर का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम करें फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स, यानी इन दो पॉइंट्स को जॉइंट करने वाला, है ना, इन दो पॉइंट्स को जॉइंट करने वाला जो मिड पॉइंट होगा उसका आपको पोजीशन वेक्टर बताना है। लेट सपोज कि मान लो अगर आपके पास दो पॉइंट होता, मान लो एक ये पॉइंट ए है, पी पॉइंट, और एक क्यू पॉइंट होता, तो दोनों का मुझे कोऑर्डिनेट गिवन है। कह रहा है इसका जो मिड पॉइंट होगा, मान लो मिड पॉइंट का नाम हम लिख लेते हैं आर। आर क्या हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, किसी चीज का निकालने का तरीका क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, है ना। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या आता है कि दोनों का एक्स एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करो, क्या कहते हैं x1 प्लस x2/2, ठीक है, कॉमा y1 प्लस y2/2, कॉमा z1 प्लस z2/2 रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर x1 2 है तो x2 क्या है 4, तो 2 प्लस 4 6, 6 का डिवाइड बाई 2 करोगे तो बन जाएगा 3। ठीक है, कॉमा ये 3 ना, y1 हो गया हमारा 3, और y2 हो गया हमारा 1, 3 प्लस 1 4, 4 डिवाइड बाई 2 हो गया 2। बात करते हैं z1 हो गया हमारा 4, z2 हो गया -2, ऐड करोगे तो हो जाएगा 2, 2/2 बन जाएगा आपका 1। तो ये तो गया आपका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब इसकी पोजीशन वेक्टर, यानी इसकी अगर हमें पोजीशन वेक्टर बतानी है तो क्या करो, सिंपल सा, है ना, अगर आपको पोजीशन वेक्टर बतानी है इस मिड पॉइंट का, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, तो क्या करना है, यानी इसी कोऑर्डिनेट को जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको वैल्यू फाइंड आउट हुई है मिड पॉइंट की, उसको आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म लिखने का तरीका बड़ा सिंपल होता है, ये 3 2 1 था ना, इसको क्या लिख लेंगे 3i प्लस 2j प्लस k।
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। समझ आ गई। बात करते क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 कर रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फॉलोइंग लाइन। देखो इसमें डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, अगर पूछा जाए इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, तो कोई भी इक्वेशन मान लो इस फॉर्म में दिया है, यानी x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी और z माइनस जेड वन बाई सी। तो इसमें अगर पूछा जाए डायरेक्शन रेशियो, है ना, अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, तो डायरेक्शन रेशियो होता है जो नीचे का आपको दिखा डिनोमिनेटर ए बी सी, ये होता है हमारा डायरेक्शन रेशियो। अगर ये डायरेक्शन रेशियो है तो बताओ हमारे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 3,4,5। ये हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। यानी जो डायरेक्शन रेशियो से हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, कुछ सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना, आपने बार बार पढ़ा होगा, कोई बहुत टफ फॉर्मूला नहीं है। तो मैंने कहा कि 3D ज्योमेट्री चैप्टर को छोड़ना नहीं है, करना है। क्वेश्चन बड़ा इजी आता है चैप्टर को, तो लास्ट टाइम पे आके इस चैप्टर को स्किप मत कर जाना, कोर्स पूरा कंप्लीट करके जाना है। बस क्या करते हैं, वैल्यू रख लेते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। इसको नीचे वाली पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करोगे, तो वो नीचे वाली की पूरी वैल्यू को स्क्वायर करके सॉल्व करना ना, किस टाइप से करना है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो ये चीजें आपको बड़ा फास्ट होना चाहिए। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू सॉल्व करना, नीचे वैल्यू आ जाएगी √50। √50 को लिखोगे आप 5 रूट, इसको आप लिख लोगे 5 √2। ठीक है, ये कैलकुलेट करना, ये आ जाएगी √50 आ जाएगी। चलो ठीक लिखते हैं इसको। बाकी ये वैल्यू भी आ जाएगी 4/√50 होगा, है ना। ये भी 5/√50 होगा। ठीक है, यानी सबका जो अगर आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए तो ये हो जाएगा 4 बाई, नहीं देखो ये मैं यहाँ पर फिलहाल तो अभी डिटेल में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/5√2, ये हो जाएगा 4/5√2 और ये हो जाएगा 5/5√2। 5 से 5 जाएगा, यानी इसकी वैल्यू का आप चाहे तो 1/√2 भी लिख सकते हो। तो आपसे पूछा जाएगा कि डायरेक्शन कोसाइन से क्या क्या है, तो 3/5√2, एक 4/5√2 और एक 1/√2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो क्या था, तो 3, 4, 5, ये था आपका डायरेक्शन रेशियो। समझ आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, है ना। अब हमें 2 पॉइंट दिया, उसका हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी इसका हमें इस लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है। तो देखो कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मान लो अगर ये 2 पॉइंट हो गया हमारा, अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट होता तो इसका हमें कोऑर्डिनेट भी गिवन है। ठीक, कोऑर्डिनेट चलो x1 y1 z1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये भी 2 पॉइंट लिया। कहते हैं इसका अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, कैसा इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ना, वेक्टर फॉर्म नहीं, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फॉर्मूला बन जाता है वो हो जाता है हमारा x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1, और ये इक्वल टू होता है z माइनस z1 डिवाइड बाय z2 माइनस z1। ठीक है, तो a कोऑर्डिनेट क्या होगा, a हमारा x1 y1 z1 है और b का कोऑर्डिनेट हो हमारा x2 y2 z2 है। वैल्यू लिख लेते हैं, तो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, y2 था हमारा 2 और y1 हो गया 1 इक्वल टू y माइनस y1 हो गया हमारा पर 2, y2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y2 हमारा 1 और y जो आपका यहाँ पर y1 है वो आपका 2 हो जाएगा। लिखते हैं फिर z माइनस z1 की वैल्यू हो जाएगी -1 और z2 हो गया हमारा 1 माइनस, और z1 की वैल्यू कितनी है, z1 की वैल्यू हो जाएगी फिर से -1। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू आएगी x माइनस 1/2 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा y माइनस 2 डिवाइड बाई -1 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी z प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, आपसे यही पूछा गया था, इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में आपसे पूछा गया था, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। बात समझ आ रही, क्वेश्चन टफ नहीं है, प्रैक्टिस जरूरी है ना। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन टफ लगे, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्या था, ये इक्वेशन ऑफ लाइन था ना, तो ऊपर लिख लेना आपको ये इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, 2 मार्क्स है तो ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैथमेटिकल पार्ट यहाँ पर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गया है कि इफ पी, देखो हमें कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं ना, यानी एक डाई को हमने रोल किया है, तो उसमें ई कोई इवेंट है, उसमें वैल्यू क्या है 135। इफ कोई हमने अलग इवेंट लिया, उसमें कितनी वैल्यू आ गई 2 3, और एक जी कोई अलग इवेंट लिया, उसमें लिया
2 3 4, 5। तो पूछा है बताओ पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई जी। देखो डाई है ना, तो डाई में कितने टोटल नंबर्स होते हैं? 6 होते हैं। मतलब आपका पासा, पासा को बोलते हैं कितने नंबर होते हैं? 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो चलो हमसे पूछा गया, देखो सबसे पहले क्या हमसे पूछा गया है, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी जी। देखो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई पी ई है कितना, है ना। देखो पी ई है कितना, तो इसमें अगर आप जैसे नंबर टाइम काउंट करो तो देखो ई में कितना है 1 3 5, ठीक है, यानी ये 3 इवेंट मिला है। और टोटल नंबर सैंपल स्पेस कितना था? सैंपल स्पेस था हमारा 6 होता है ना, डिवाइड बाई 6 कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं हम, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, या फिर पहले लिख लो कि इस इवेंट में कितने टर्म्स आ जा रहे हैं ना, डायरेक्टली ऐसा लिख लेते हैं। नहीं, करने का तरीका बहुत सारा है, मैं आपको कुछ थोड़ा सा शॉर्ट तरीका आपको हमेशा मैं चाहता हूँ बताऊं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कॉमन टर्म क्या है ई और एफ में। हाँ देखो सबसे पहले ई और एफ में हम देखते हैं कि कॉमन नंबर कौन कौन सा है। तो देखो ई और एफ में जो कॉमन हो कितना है 3 एंड 3, यही तो कॉमन है, और तो कॉमन नहीं है। अगर यही कॉमन है तो आप यहाँ पर पी ई इंटरसेक्शन एफ को क्या लिखोगे 1 डिवाइड बाई कितने इवेंट में से 6 में। ठीक है, बात करते हैं पीजी। ठीक है, जी में कितने नंबर्स हैं? तो काउंट कर 2 3 4 5, टोटल नंबर 4। और एक पासा में कितने होते हैं? टोटल आउटकम 6। ठीक है, तो हमसे पीई, हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो वैल्यू रख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1/6, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 4/6। ठीक है, 6 से 6 मरा, वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है, बात समझ आ गई, करना क्या था यहाँ पर। वीडियो को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो कुछ मिनटों में कुछ कंसेप्ट बाहर निकल जाएगा। बात समझ आएगी हमने कैसे किया क्वेश्चन को। सिंपल वे में करना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। आपका बस आंसर करेक्ट होना चाहिए, मैथमेटिकल पार्ट करेक्ट होना चाहिए। चलो आते हैं हम सेक्शन बी में। सेक्शन बी में भी आपका टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन सेक्शन में आपको कितने मिलते हैं? 3 मार्क्स। ठीक है, तो मैंने कहा था इंटीग्रेशन को थोड़ा ध्यान से करना। इंटीग्रेशन में आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, यानी टर्म टू का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, उसमें जो सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए वो आपको ट्रिग्मेटिक फंक्शन का चाहिए, क्योंकि उसमें इतने वैरायटी है क्वेश्चंस के कि आप अगर कोई भी अगर एक कंसेप्ट को मिस करोगे और एग्जाम में अगर गलती से वो पूछ लिया गया तो आपका वो गलत हो सकता है। तो चलो बात करते हैं, हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको मानते हैं आई, आई के लिए लिखते हैं dx। ठीक है, अच्छा 1 माइनस tan x का कर सकते हो, ये एक स्पेशल फंक्शन है, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, tan x को लिख लेंगे हम sin x बाई cos x। ठीक है, इसको लिख लेंगे इंटीग्रेट, इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेकर, तो ये बन जाएगा हमारा cos x माइनस sin x dx हो गया। चलो अब बात हम यहाँ तक समझ आ गई। अब क्या करना है, ऊपर क्या है हमारा cos x और नीचे क्या है हमारा, नीचे हमारा है, अब इस फंक्शन को सॉल्व करना इतना आसान काम नहीं है ना, तो इसके लिए आपने कुछ पढ़ा होगा स्पेशल तरीका, कैसे क्या करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ये काम कर सकते हैं ना। देखो 2 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसका फायदा क्या है, तो जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है, अब देखो इसको तो 1/2 तो कॉमन इसको बाहर ना, इसे ऐसे ही रख सकते हैं। नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको भी क्या लगते हैं हम cos x माइनस sin x। ठीक है, ये स्पेशल फॉर्मेट है एक इंटीग्रेशन का, जिसकी वैल्यू आपको याद आनी चाहिए। मगर मैंने 2 cos x लिखा है तो उसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं cos x माइनस sin x, है ना। इसमें क्या किया हम sin x को अभी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर लेंगे sin x को हम ऐड भी कर लेंगे। ठीक है, सच दैट कि sin x का टर्म अभी भी कैंसिल आउट होकर 0 बन जाए, तो ऊपर वाले फंक्शन और नीचे वाले में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी 2 cos x कर सकते हैं, cos x अभी 2 cos x हो जाएगा, और माइनस sin x और प्लस sin x मिलकर अभी भी 0 हो जाएगा। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, ऐसा करने से फायदा हुआ कि अब इसको आप जो बीच का प्लस का टर्म है ना, जो भी आपका बीच का प्लस का टर्म है, यहाँ से चीजों को हम ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने पर क्या फायदा होगा कि एक तो वैल्यू बन जाएगी dx, है ना, ऊपर का cos x माइनस sin x और नीचे भी cos x माइनस sin x से एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा dx, प्लस ये बन जाएगा 1/2, और ये बन जाएगा आपका दूसरा टर्म बन जाएगा cos x प्लस sin x डिवाइड बाई नीचे का जो आपका टर्म है वो बन जाएगा हमारा cos x माइनस sin x इंटू dx। चलो यहाँ तक बात समझ आ गई, अब बात करते हैं आगे। फर्स्ट टर्म को सॉल्व करोगे तो dx की वैल्यू हो जाती है x, चलो ये तो सिंपल हो गया, x हो जाएगा। दूसरी टर्म की बात करते हैं, ठीक है,
तो उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले कुछ चीजें एज्यूम कर लेते हैं हम सेकेंड टर्म के लिए, है ना। हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि लेट, है ना, सेकेंड टर्म को सॉल्व कैसे करेंगे। लेट जो नीचे का टर्म है वो क्या था हमारा cos x माइनस sin x का टर्म है। तुम क्या कहते हैं, लेट किस cos x जो डिनोमिनेटर में है cos x माइनस sin x, इसकी वैल्यू को हम t एज्यूम कर लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा माइनस sin x, ना हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और माइनस sin x है, ये sin x क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा cos x, ठीक है, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ऐसा करने से क्या होगा कि अब चाहे तो आप साइन एक्स ना दोनों से क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं माइनस साइन, तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस डी टी। बात समझ आ गई। अब इस वैल्यू को रख लेते हैं सेकंड वाले टर्म में ना, जहां तक हमने यहाँ तक सॉल्व किया था। तो ये हो जाएगा 1/2 डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस 1/2 साइन बाहर, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, हमने नीचे का टर्म मान लिया था टी, नीचे का टर्म टी है, ऊपर का टर्म बन गया माइनस डी टी, ठीक है। सॉल्व करोगे ये वैल्यू हो जाएगी x/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2, मैं चलो माइनस साइन एक रख लेते हैं बाहर ना, माइनस साइन है तो माइनस साइन मैंने बाहर लिख लिया माइनस 1/2, और dt बाई टी का टर्म क्या हो जाता है, ये बन जाता है हमारा log t प्लस सम कांस्टेंट c। सॉल्व कर लेते तो ये हो जाएगा हमारा x/2 माइनस 1/2 log t को आपने क्या अज्यूम किया था, ऊपर देख लो, t को हमने ऊपर अज्यूम किया था sin x माइनस cos x माइनस sin x, तो ये हो जाएगा हमारा cos x माइनस sin x, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था वो हमें x के टर्म में था, इसलिए हमें x के टर्म में ही आंसर को लाना पड़ेगा फाइनली, ठीक है। बात समझ आ गई यहाँ तक, यानी आपका ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है, यहाँ तक आपका हो जाएगा फाइनल, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर आपका जो फाइनल टर्म आएगा। तो अगर क्वेश्चन बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आपकी इंटीग्रेशन तो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, नहीं तो आपके पास कुछ इंटरनल चॉइस होती है ना, तो आप क्वेश्चन अलग को भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो ये तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है ना, इसमें मतलब इसमें कोई मेरा कोई चॉइस नहीं है, चॉइस आपकी अपनी अपनी है, आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। अब ये भी एक बड़ा अच्छा फंक्शन है, देखो इसको भी सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ना, अब इसको एक फंक्शन हमें याद चाहिए ना, एक हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला, ठीक है, साइंस सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि क्लास 11 को कभी स्किप नहीं करना चाहिए ना। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपने क्लास 11 तो वो बहुत ही अच्छे से पढ़ो, तो ही आपको क्लास 12 में कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मूला कहता है कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। देखो मैंने माइनस 2 साइन पहले कॉमन ले लिया, नहीं तो क्या होता अंदर का टर्म में डी माइनस सी का टर्म आ जाता है। ये फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। अब देखो इसको यूज करके क्या सकते हैं, यहाँ पर c की वैल्यू 2x है ऊपर में, और यानी ऊपर जो हमारा लिखा है न्यूमरेटर वहां पर अभी c की वैल्यू कंपेयर करो तो वो 2x के इक्वल है, और d की वैल्यू 2 अल्फा के इक्वल है। सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 करें यानी 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2 कर लेंगे, ठीक है। चलो लिख लेते हैं इसको एक बार। बाकी जिनको आता है ना, जिनको प्रैक्टिस अच्छी है वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, है ना, क्योंकि हमारा जो ये हम जो वीडियो बनाते हैं, हम किसके लिए वीडियो बनाते हैं, ये वीडियो बनाते हैं हम सभी स्टूडेंट्स के लिए ना, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जिनका कैलकुलेशन फास्ट है या जिनका प्रिपरेशन अच्छा है, तो बस अपना सॉल्व कर लो, और जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है तो वो चीज़ों को यहाँ पर देखते रहो। मैंने क्या किया, सिंपल सी और डी की वैल्यू यहाँ पर कंपेयर कर लो, सी के 2x और पर डी के वैल्यू हमने 2 अल्फा रखा है। सिमिलरली नीचे भी कुछ ऐसा ही टर्म है, तो नीचे में आप एज्यूम करोगे तो यहाँ पर सी की वैल्यू x है और डी की वैल्यू अल्फा है। इसको आप लिख पाओगे साइन 2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू इसको लिख पाओगे साइन x माइनस अल्फा बाई 2। बात समझ आएगी यहाँ तक। यहाँ देखो माइनस टू का टर्म कैंसिल गया हमारा, ठीक है, बच गया क्या। अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। ऊपर का टर्म हमारे पास बन जाएगा साइन x प्लस अल्फा, ठीक है, इंटू बन जाएगा साइन x माइनस अल्फा। नीचे का जो टर्म बचेगा वो देखो क्या बन जा रहा है आपका, वो बन जा रहा है साइन x प्लस अल्फा बाई 2, और बन जा रहा है साइन x माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब एक फॉर्मूला हम और यूज करने वाले हैं, है ना। कौन सा फॉर्मूला याद कर रहे हैं, थोड़ा सा याद कर लो। एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, है ना, फॉर्मूला याद होगा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। यानी यहाँ जो अगर वैल्यू 2 थीटा है तो यहाँ पर कितनी जाती है, साइन और कॉस में वैल्यू हाफ हो जाती है। ऐसा अगर आप देखो ऊपर वाले इक्वेशन में, तो ऊपर वाले क्या इक्वेशन को हम सकते हैं 2x प्लस अल्फा को देखो, है ना, फर्स्ट टर्म को देखो, क्या इसको मैसेज सकते हैं
2 साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है, इंटू सेकेंड टर्म जो हमारा बचता है साइन एक्स माइनस अल्फा, क्या इसको भी आप लिख सकते हो 2 साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई 2 है। थोड़ा सा कैलकुलेटरी है क्या, मतलब आपको लिखना ज्यादा होता है, बाकी क्वेश्चन में कुछ ऐसा दम नहीं है बहुत ज्यादा, है ना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। हाँ, लेकिन अगर प्रैक्टिस है तो, हाँ प्रैक्टिस नहीं है तो टफ है, अगर प्रैक्टिस है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन इजी है। क्या क्या हमने ऐसे सारे टर्म को लिख लिया, ठीक है। अब देखो टर्म हम कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं। ये टर्म गया एक्स के, ठीक है, एक्स माइनस का टर्म गया यहाँ से, बच गया क्या आपके पास जो यहाँ पर फाइनल टर्म बच गया है वो क्या बच गया है, ये बच जाएगा 2 इंटू 2 4, इसको बाहर रख लेते हैं, यहाँ वैल्यू बच जाएगी कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई 2। अब ना, अब ये भी बड़ा स्पेशल फंक्शन है ना, क्यों, क्योंकि इसको आप चाहते ऐसे लिख सकते थे ना 2 इंटू, ठीक है, क्या इसका पहले इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ सभी इंटीग्रेशन की वैल्यू को आपको रखते जाना है। क्या इसका पैसा लिख सकते थे 2 इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2, एक टू को हमने बाहर निकाले, एक टू को हम अंदर ही रख रहे हैं, ठीक है। और कर सकते थे इसको यहाँ पर कि इंटू कौन सा टर्म बच गया एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इंटू डी एक्स। अब देखो इसके बाद थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ना, इसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं, ठीक है। तो स्टेप याद रखना, मैं कौन सा स्टेप लिख रहा हूँ वो आपको याद होना चाहिए। 2 लिख लो, इसको इंटीग्रेशन 2 cos x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई 2, याद रखो फॉर्मूला क्या आता है, ये हो जाता है हमारा cos x प्लस cos अल्फा, याद रखना। अब मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, अब मैथ में जाकर ढूंढना, हाँ आपने प्रैक्टिस किया तो आपको पता है, ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना हमारा इजी काम है, cos x का हो जाता है हमारा 2 इंटू हो गया cos x का हो जाएगा हमारा sin x, ठीक, प्लस cos अल्फा है ना, तो cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, और dx का हो जाएगा x, तो x इंटू हो जाएगा हमारा cos अल्फा प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट थी, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो स्टेप बाय देखते रहो, फॉर्मूला में कौन सा यूज करता हूँ उसको भी ध्यान देते रहो, ठीक है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, आते हैं हम 10 में, ठीक है। देखो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, इस फंक्शन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने कहा था ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आप मेरा कोई भी सेट देख लोगे तो मैंने क्या कहा था कि एक स्पेशल फंक्शन होता है, उसमें हम क्या करते हैं एफ एक्स की वैल्यू एफ इंटू अपर लिमिट, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, तो एफ इंटू अपर लिमिट कितना है ए, तो ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसके इक्वल हो जाती है ये वैल्यू, है ना, इस फंक्शन का यूज करेंगे। तो पहले वाले टर्म को मान लेते हैं आई, है ना, और इसको मान लिया इक्वेशन 1। तो क्या इसी इक्वेशन को हम क्या फिर से लिख सकते थे, है ना, अगर इंटीग्रेशन लिमिट लगा लो 0 से a, तो सेम होता है, यानी जहां पर x लिखा है वहां पर हम a माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो ठीक है लिख सकते हैं सर, तो लिख लेते हैं। क्या करते हैं x के लिए क्या लिख लेते हैं a माइनस एक्स, ठीक है। नीचे भी क्या करते हैं हम x के लिए लिख सकते हैं a माइनस एक्स प्लस, अब इसको थोड़ा सा देखना, a माइनस एक्स की जगह a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा क्यों कर रहा है, देखो इसे करने से क्या हमें प्रॉफिट, क्या हमें फायदा मिलेगा, तो ये हो गया a माइनस एक्स डिवाइड बाई, नीचे हो गया a माइनस एक्स प्लस, देखो यहाँ पर ये वैल्यू a से a मरेगा और माइनस माइनस एक्स बन जाएगा प्लस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। क्या थोड़ा सा ध्यान से चेक करो कि क्या हम इक्वेशन और 1 2 को ऐड करें, यानी एडिंग, है ना, क्या करें हम एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम ऐड कर लेते हैं, तो आई आई दोनों साइड है, लेफ्ट में 2y बन जाएगा, इसको ऐड करोगे देखो क्या बन जाएगा 0 से a, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी नीचे सेम वैल्यू लिखी है दोनों का, है ना, x प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, देख लो दोनों सेम टर्म है ना। और ऊपर का टर्म में क्या बच जाएगा, तो एक हो जाएगा x, और दूसरा टर्म का जो i हमने आया था उसमें ऊपर आया था a माइनस एक्स, देखो दोनों वैल्यू सेम है ना, सॉल्व करेंगे दोनों की वैल्यू कैंसिल आउट वन टर्म में, यानी हमारे यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी 2y की वैल्यू वो हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a इंटू डी एक्स, ठीक है। इन 2y की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ x dx, कितना होता है x, लिमिट लगा लेंगे 0 से हम a, तो यहाँ से 2y की वैल्यू बन जाएगी ओनली a ना, a माइनस 0 बच गया a, और यहाँ से आपकी i की वैल्यू हो जाती है a बाई 2, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक याद रखना है, तो हमेशा याद रखना कि हमेशा अपर लिमिट का हाफ कर देना है ना, क्या करना है हमेशा अपर लिमिट का हाफ कर देना, वही आपका आंसर है ना।
ध्यान रखना, अगर लोअर लिमिट 0 है तब, लोअर लिमिट 0 है तब अपर लिमिट का हाफ कर लो, है ना, वही क्या हो जाएगा, यही आपका अपर लिमिट का हाफ करके वही आपका हमेशा आंसर होगा। पर्टिकुलर इस टाइप का प्रॉब्लम है, अगर इस टाइप का फंक्शन दिख रहा है तो ही आंसर क्या होता है, चेक करने का तरीका होता है। बाकी तो आपको एग्जाम पूरा स्टेप बाय स्टेप करना ही पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ गया। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करो। चलो फाइंड आउट करते हैं। हमें ये फंक्शन दे गया इंटीग्रेशन, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको भी तरीका है, चाहे तो आप पुराना वाला तरीका यूज कर लो, है ना, मैंने क्या कहता है अभी पहले का तरीका जो लास्ट मैंने फॉर्मूला यूज किया, मैं उसी फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ ना। करने का दो तरीका हो सकता है, इसको आप एक हमें एक इक्वेशन दी है, गिवन है, यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको आप एक्सपेंड कर दो तो भी काम कर सकते हो। नहीं तो मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है ना, हम इसमें क्या करते हैं, हम दूसरा तरीका यूज करते हैं। हम क्या कर लेते हैं, जहां पर x लिखा है वहां पर हम पाई लगा लेते हैं, तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, मैं दूसरा तरीका यूज कर रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर, ठीक है, एक्स जगह क्या लिख लेते हैं, पाई माइनस एक्स। मैंने कहा था एक्स जगह क्या लिख लेंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स टू, माइनस को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, एक्स जगह लिख लेंगे पाई माइनस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। ठीक है, देखो ऐसा करने से मुझे फायदा क्या मिलेगा, देखो ये जीरो से हो गया पाई, इसको सॉल्व करना तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स बाई टू, यानी ये वैल्यू क्या है, ये साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, दूसरा टर्म को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो दूसरा टर्म क्या है वो हमारा, वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में बन जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। लिमिट लगाते फिर से वही जीरो से पाई। अब साइन 90 में थीटा क्या होता है, ये बन जाता है हमारा कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, मतलब कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है तो कॉस पाई माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर लगा लो और बन जाएगा एक्स बाई टू इंटू हो गया ये डी एक्स। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हो, ऐड कर लेते हैं ना, इन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब थोड़ा सा इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करना है ना, देखो बाकी तो आपको एग्जाम में खुद जाकर सॉल्व करना है पूरी। देखो क्या दोनों को ऐड करने पर सारा टर्म कैंसिल आउट हो जा रहा है। ऊपर में था साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे वाले इक्वेशन टू है। ठीक है, इक्वेशन 1 में देखो ऊपर लिखा था साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इक्वेशन 2 में क्या आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इक्वेशन नंबर 1 में देखो ऊपर था माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे क्या आ गया इक्वेशन 2 में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ऐड करोगे दोनों का टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आपको सॉल्व भी नहीं करना, यहाँ से इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो ही आएगी। कोई और तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो, मेरा तरीका ये था, है ना, तो आप इस तरीके को भी देख सकते हो, आप अपने तरीके से भी सॉल्व चाहे तो कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे हमेशा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 1 2 3 1 0 0 एंड सी 0 1 2, देन फाइंड एंगल एबीसी। देखो एंगल एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए। देखो थोड़ा सा मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ ना, तब आपको थोड़ा समझ आएगा। हमसे एंगल ए बी सी पहले फाइंड आउट करनी है, यानी ए बी सी, हमें ये एंगल फाइंड आउट करने का आ गया, और हमें ए बी और सी की वैल्यू हमें गिवन है, कोऑर्डिनेट का वैल्यू गिवन है। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं ए बी, है ना, क्योंकि हमें एंगल किसके बीच निकालना है, ए बी और बी सी के बीच में एंगल कौन आ रहा है, एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी कहाँ आता है, ए बी और ए सी के बीच में। तो अगर हम इस ए बी वेक्टर निकाल ले, बी सी वेक्टर निकाल ले, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमें निकालने आता है फॉर्मूला से। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, हम ए बी वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए बी वेक्टर कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, जो हो जाता है हमारा वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। ठीक है, ए बी निकालना तो हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिख लेते हैं। बी के कोऑर्डिनेट ये गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट ये गिवन है, सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी, सॉल्व करना तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस टू वाई ना, बाकी सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा माइनस टू जे। ठीक, ये बन जाएगा माइनस थ्री के। ठीक है, अब लिखते हैं अब हम थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बाद वेक्टर, ये हो गया। अब हम निकाल लेते हैं थोड़ा सा वेक्टर बी सी, है ना, बी सी निकाल लेते हैं। वेक्टर बी सी निकालना होगा। अच्छा थोड़ा सा तरीका यहाँ पर चेंज कर लेना, मैंने अभी निकाला ए बी, है ना, आपको क्या निकालना, आपको बी से ए निकालना पड़ेगा ना। क्यों, क्योंकि आपके देखो बी से ए जा रहा है वेक्टर,
ना, नहीं तो क्या होगा, आपका दूसरा एंगल आ जाएगा ना। दो एंगल होते हैं, एक एंगल यहाँ भी होता है, एक एंगल इसके पीछे बनता है, तो पीछे का एंगल भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको आगे का एंगल निकालना है। तो क्या करो, बी से ए जा रहा है ना, तो इसको लिखेंगे बी ए, है ना। तो आप यहाँ पर ए भी कैलकुलेट करो, बी ए कैलकुलेट कर लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो सब बोलोगे सर आपका आंसर गलत आ जा रहा है, नहीं, आंसर आपका सही आएगा। एंगल आपका माइनस में आ जाएगा, वो भी गलत नहीं है, मतलब आपने दूसरा एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो क्या करते हैं, बी ए निकाल लेते हैं। हाँ, हम बी ए निकाल लेते हैं, है ना। तो बी ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आई प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, अब निकाल लेते हैं वेक्टर बी सी। बी सी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बी सी के लिए देखना, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी निकाल लेते हैं, तो वेक्टर सी का देख लो आप क्या है, यानी सी माइनस आपको बी करना है। ठीक है, कैलकुलेट करना, ये आ जाएगा हमारा आई आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, -1, 0 तो ये बन जाएगा प्लस जे, और ये बन जाएगा 2k -2 -3 करेंगे, 2 - 0 करेंगे तो बन जाएगा हमारा 2, ये बन जाएगा हमारा 2k। ये हो गया बी ए और बी सी। ठीक है, बी ए और बी सी कौन है, ये टर्म, और हमें इसी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा का हम निकाल लेते हैं फॉर्मूला। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से लिखोगे कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए ना, वेक्टर बी ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी सी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए। ठीक है, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी। ठीक है, कैलकुलेट करना है यहाँ पर, बस वैल्यू को रख के सॉल्व करना है ना। बाकी आप वैल्यू रख लोगे ना, बी और बी सी को रख के आपका डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो 2 × 1 हो जाएगा हमारा 1, 2 × 1 फिर से हो जाएगा 1, 3 × 2 हो जाएगा हमारा 6। तो 2 2 हो जाएगा, 2 2 6 हो गया। ठीक है, नीचे का टर्म कैलकुलेट करना है आपको, बी ए का क्या निकालना है, बी ए का आपको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2² प्लस 2² प्लस 3²। बीसी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये हो जाएगा 1² प्लस 1² प्लस 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर हो जाएगा 10 डिवाइड बाई, ये टर्म सॉल्व करो तो 4 4 8, 8 और 6 14, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 3 3 9, 9 और 8 हो जाएगा आपका 17, ये 17 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 2 4 और 6 ना, ये हो जाएगा आपका √6। ठीक है, वैल्यू सॉल्व करना, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10/102√2। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी कॉस थीटा की वैल्यू। तो यही आपसे एंगल फाइंड आउट कहा था पूछने के लिए ना। तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ गया, एंगल आपका आ गया यहाँ पर सीधा सीधा पॉजिटिव एंगल आ गया। ठीक है, नहीं तो आप क्या करते, अगर आप ए भी करते तो आपका एंगल बस माइनस आ जाता, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है ना, दोनों सही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा छोटा एंगल फाइंड आउट करते हैं, हमेशा एक्यूट एंगल फाइंड आउट करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करो। ठीक है, देखो इस एंगल को फाइंड आउट, ये हमें कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, दो लाइन के बीच का। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा अगर कंपेयर कर लेते हैं हम किससे, वेक्टर फॉर्म से, तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, देखो इस चीज को आप लिख सकते हो, ये वेक्टर आर है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 2i ना, ऊपर देखो ये 2 1 है ना 3 प्लस जे -3k प्लस लैम्डा टाइम्स, है ना। ये टर्म क्या है, ये हो जाएगा हमारा 2i प्लस 5j -3k। ठीक है, यानी ये r जो हमने लिखा है, ये क्या a प्लस लैम्डा b का टर्म है। ठीक है, इस फॉर्म में दिख रहा है। थोड़ा सा हम सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं ना, इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, तो इस इक्वेशन को भी चाहे तो आप लिख सकते हैं r प्लस, लिख सकते हैं -2y। ठीक है, प्लस 4j प्लस 5k प्लस म्यू टाइम्स, है ना, ये म्यू टाइम्स हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -ji प्लस 8j प्लस 4k। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा कंपेयर करो तो ये क्या, r की वैल्यू a2 प्लस म्यू b2 नहीं है। और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला, यानी दो इक्वेशन का बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं, एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, एंगल निकालने का तरीका होता है b1 डॉट b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1, ठीक है, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। सिमिलर करना है, दोनों की वैल्यू रखना, सॉल्व करना है ना, तो b1 और b2 की वैल्यू रख लो। तो b1 ये हमारा b1 कौन सा हमारा टर्म,
B1 का टर्म हमारा ये हो गया, ये हमारा B1 है, ठीक है, और ये हमारा B2 है। अब दोनों का आई का जो कोएफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना, डॉट प्रोडक्ट में से निकालते हैं, तो 2 इंटू -1 हो जाएगा हमारा -2, ठीक है। दूसरा टर्म हो जाएगा 8 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारा 40, और -3 + 4 हो जाएगा हमारा -12। नीचे इसका आप निकाल लेते हैं, है ना, इसका आप निकालना है मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। वैल्यू को रख के सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी ऊपर 26 है, नीचे का टर्म आप सॉल्व करना, ये टर्म आ जाएगी आपकी 38, और ये टर्म आ जाएगा आपका 81। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 26, ये हो गया √38, और ये हो गया 81 का स्क्वायर रूट 9, यानी वैल्यू जो हो जाएगी आपकी cos थीटा की वैल्यू वो हो जाएगी 26 9√38। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, यानी एंगल बिटवीन दो लाइंस के बीच का एंगल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 ना, ये आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, एक ब्लैक डाई है और एक रेड डाई है ना, कुछ समझ लो मेरे पास कि मेरे पास कुछ क्या है, एक ऐसा पासा है ना जिसको हम डाई बोलते हैं, डाइस, एक मेरे पास ब्लैक डाइस है और एक मेरे पास कैसा डाइस है, रेड डाइस है, ठीक है। चलो हमने बना लिया ऐसा पासा, है ना, ये मेरे पास दो पासा है इस टाइप से, क्या इसको हमने रोल आउट किया और मुझे कुछ आउटकम्स मिलता है, करता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट इन ए 5। देखो इसमें टोटल कितने आउटकम आ सकते हैं, 6, इसमें भी 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। पहला का है, हम एक मान लेते हैं, ये हमारी एक कंडीशन है जिसमें हमसे पूछा गया है कि वो कंडीशन प्रोबेबिलिटी बताओ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, यानी 9 से ज्यादा मिले ना, यानी ऑब्टेनिंग ग्रेटर देन 9 यानी 9 से ज्यादा मिले। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थोड़ा हिंदी में वर्ड सुनो और लिखो अपने, तो ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9 यानी 9 से ज्यादा, उनका योग 9 से ज्यादा हो, है ना, उनका योग यानी उनका ऐड करने पर जोड़ 9 से ज्यादा हो। ऐसा क्या क्या हो सकता है, तो देखो ऐसा कब कब होगा, 9 से ज्यादा में करना है, तो 9 से ज्यादा मतलब 10 11 12 ऐसा हो सकता है। तो 10 कब कब आएगा, जब पहले में 4 आए दूसरे में 6 है, या फिर पहले में 5 आए दूसरे में 6 आ जाए, या फिर दूसरे में ये भी आएगा, पहले 5 5 लिख देते हैं ना, पहले दूसरे में 5 आ जाए अभी भी 10 होगा, या फिर हो सकता है पहले में 6 दूसरे में 4 आ जाए अभी भी 10 होगा। 10 वाला कंडीशन नहीं हो सकता है। 11 कंडीशन क्या सकता है, पहले में 5 दूसरे में 6, या दूसरे में 6 पहले में 5, या फिर दोनों में 6 6, ताकि अभी भी क्या अभी भी क्या है, 6 6 12 अभी भी 9 से ज्यादा है, यानी ये कितने टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं एनए, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी है 6, है ना, लिख लेते हैं। बी को देख लेते हैं, है ना, ऐसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एनए 6 लिखने का कोई खास मतलब नहीं है, इसको हम क्योंकि हम थोड़ा इजी वे में करना चाहते हैं इसको। बी पार्ट हमसे पूछा गया है कि बी पार्ट ने पूछा हमसे गया है कि सेकंड कंडीशन क्या है कि ब्लैक में कितना दिखाई देना चाहिए, 5, ठीक है, ब्लैक में 5 हमें मिलना चाहिए, ऐसा कब कब हो सकता है, यानी ब्लैक रिजल्ट इन 5। अब बताओ ब्लैक में 5 दिखे, ऐसा कब कब हो सकता है, तो जब रेड में कितना दिखाई दे, तो ब्लैक में हमें 5 दिखाई देना हमेशा, तो उसमें से होता है रेड में 1 हो, जब ब्लैक में 5 हो उसमें से होता है रेड में 2 हो, जब ब्लैक में 5 हो सकता है रेड में 3 हो, या फिर ब्लैक में 5 हो तो रेड में 4 हो, या फिर ब्लैक में 5 हो तो रेड में 5 हो, या फिर ब्लैक में 5 हो तो रेड में 6 हो। ये कंडीशन हो सकती है, यहाँ भी टोटल 6 कंडीशन में मिल रही है। अब देखो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, यानी दोनों का सम 9 से भी ज्यादा होना चाहिए और बी में 5 भी आना चाहिए। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन का दोनों में टर्म कॉमन कौन कौन सा है, तो एक मुझे दिखाई दे रहा है 5 5 का टर्म कॉमन है दोनों में, और दूसरा टर्म एक और कॉमन दिखाई देगा आपको 5 और 6 का टर्म, है ना, यही दो कॉमन टर्म है, ठीक है, और कोई टर्म कॉमन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 कॉमा, ये हो जाएगा 5 6, यही तो कंडीशन है। तो हमसे पूछा गया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देखो पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया यानी पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, तो कितना में मिल रहा है आउटकम, 2 मिल रहा है, ठीक है। टोटल कितने आउटकम आ सकते हैं, 6 रेड में 6 ब्लैक में, टोटल 36,
ठीक है, टोटल हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 36। अच्छा, ब्लैक ब्लैक को हमने डिनोट किया था पी बी से। इसके आउटकम कितने हो सकते हैं? टोटल 6 आई थी, है ना? 1 2 3 4 5 6 6 टोटल कितने में से? 36 में से। तो हमसे पूछा गया है कि बताओ दोनों का सम क्या हो? 9 हो। गिवन दैट कि ब्लैक में क्या हो हमेशा? 5 शो करे। इसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वैल्यू करके बस सॉल्व करना, यानी हो जाएगा 2/36 डिवाइड बाय 6/36। 36 से 36 गया, वैल्यू आ गई 2/6, उसको आप लिख सकते हो 1/3। ये हो जाएगी आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना, कि दोनों का सम 9 से ज्यादा हो और गिवन दैट कि जो हमारा ब्लैक पासा है उसमें 5 भी आना चाहिए। इसकी क्वालिटी कितनी होगी? सिर्फ 1/3 होगी। ठीक है, तो आज हमारा कंप्लीट हो जाता है मैथमेटिक्स क्लास 12 सेट 4 का सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसको हमने काफी डिटेल में सॉल्व किया है। बाकी मैंने कहा है फिर से कि आप जाके हमारा सारा वीडियो देखते रहो, फिजिक्स का हो चाहे मैथमेटिक्स का हो चाहे कंप्यूटर का हो। बाकी आपको सब चीज यहाँ मिलती जाएगी। बाकी आपको और भी जो कुछ आपको पता करना है तो आप हमारा इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, है ना। यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल दिया है, इसको चैनल को ज्वाइन कर लो, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, ताकि कुछ भी अपडेट्स होगा, कुछ भी नोट्स होगा तो हम आपको यहाँ पर सारा प्रोवाइड करते रहते हैं। बाकी इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको कोई भी अपडेट हमेशा मिलता रहे, ठीक है। बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।